Good morning, hello. Good morning, dear student. Myself, Dr. Ravin Kumar, Department of Zoology. Today, I discuss the BSc Part 1, Paper 2nd. The topic of the paper is higher non-chordate This paper divided into 4 subunits, 4 units. Unit first, Annelida. Unit second, Arthropoda. Unit third, Mollusca. And unit fourth, Echinodermata. Today I discuss this paper, but only unit 3rd and unit 4th I teach you in your class. But I starting the whole paper and in general higher non-chordates. Higher non-chordates, in previous lecture the told by other faculty members, the classification and their general characters. In this chapter, in this paper, the study of classification, general character and their habitat, morphology, physiology and their developmental process. And we discussed that the Annelida, first of all Annelida, these are the segmented animals, and in this phylum the animal is Nereis, जिसको हमें पढ़ना है नेरिस है, और दूसरा फाइलम है आर्थ्रोपोडा. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम, और इसमें आपको पढ़ना है पॉलीमॉन, दिस इज प्रॉन. एंड थर्ड फाइलम इज द मोलस्का, इसमें आपको पढ़ना है पाइला, दिस इज आल्सो नोन एज एपल स्नेल. एंड लास्ट फाइलम इज Echinodermata, and the animal is the Pentaceras. Here I discuss unit 3rd, Mollusca. The term Mollusca was derived from Latin word mollis, which means soft bodies animal. So in this phylum all animals are soft bodies and these are covered with a cell. एक सेल के अंदर कवर्ड होते हैं, उनकी पूरी बॉडी एक सेल के अंदर कवर्ड होती है, जैसा कि आप लोग जनरली जानते हैं. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है पाइला, जिसको हम घोंगा कहते हैं, इन हिंदी घोंगा कहते हैं. पाइला वो अमूमन सब जगह पाया जाता है. दिस इज़ फाउंड इन एक्वेटिक. जैसे हम अगर यहाँ पर पाइला की बात कर लें, वैसे पाइला आपको पढ़ना भी इस फाइलम में. पाइला की बात करें तो पाइला एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों होता है, दोनों जगह पाया जाता है. तो जितने भी एनिमल्स इसके अंदर पाए जाते हैं वो सभी के ऊपर एक सेल पाया जाता है, बट सम एक्सेप्शंस हैं. जैसे क्लास सिफेलोपोडा के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर सेल नहीं पाया जाता है. जो सेल होता है वो जो इनकी बॉडी के ऊपर जो सेल पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. कैल्केरियस बॉडीज़ पाई जाती हैं, कैल्केरियस
दिस इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो सेल होता है, ये सेल एक प्रकार से इसमें एक्सोस्केलेटन का काम करता है, एक्सोस्केलेटन का काम करता है, स्केलेटन का काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चूँकि आप लोग बीएससी पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं और इसमें मोस्टली जो बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड्स के हैं, तो ज़्यादा इंग्लिश में ना बोलते हुए मैं थोड़ा हिंदी और इंग्लिश दोनों का इसमें यूज़ करूँगा आपको पढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन होता क्या है? सबसे पहली चीज़ स्केलेटन, स्केलेटन कंकाल जिसे कहा जाता है। तो कंकाल दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडोस्केलेटन, दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन। कंकाल का काम क्या होता है? इट्स प्रोटेक्ट एंड शेप ऑफ द एनिमल, शेप ऑफ द एनिमल बॉडी, वो एनिमल बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है और उसको एक शेप देता है। अगर हम सेकेंड पेपर की बात करें या हम बात करते हैं पूरे एनिमल किंगडम की, तो अगर हम इधर प्रोटोजोआ से बात करें, जैसे प्रोटोजोआ की बॉडी में किसी प्रकार का इंडोस्केलेटन, किसी प्रकार का स्केलेटन नहीं पाया जाता है, उसके आगे हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। अगर हम एनिलिडा की तरफ आते हैं, इस पेपर में हम एनिलिडा की बात करते हैं, तो एनिलिडा की बॉडी में भी एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है, लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसकी बॉडी में एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जैसे नेरिस। हम कैसे जानेंगे कि एक्सोस्केलेटन है क्या? जैसे उसकी बॉडी को अगर हम टच करते हैं तो उसकी बॉडी टफ होती है, टफ बॉडी होती है। जैसे हम सपोज करिए दिस इज नेरिस, और इसकी बॉडी में यहाँ मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी इसकी होती है, और यहाँ पर पैरापोडिया पाए जाते हैं, ऐसे पैरापोडिया पाए जाते हैं। तो इसकी बॉडी को अगर हम टच करते हैं यहाँ पर, तो ये काइटिनस बॉडी होती है, थोड़ी सी टफ होती है, इसको हम ऐसे देख सकते हैं। इसको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि इसके ऊपर एक बॉडी के ऊपर कुछ हार्ड कवरिंग है, जिसको टच करने से आपको लगता है कि ये इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। उसी प्रकार से अगर हम और आगे चल के बात करते हैं, जैसे मान लिया सपोज करिए हम बात करते हैं, हम आर्थ्रोपोडा की बात कर लेते हैं, इसी जगह पर हम एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा की बात कर देते हैं। आर्थ्रोपोडा के जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर भी एक कैरापेस पाया जाता है, और वो जो कैरापेस होता है हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर होता है, वो एक्सोस्केलेटन की तरह होता है। जैसे आप सपोज करिए, जैसे आपने प्रॉन की अगर हम बात करें, चूँकि इसके अंदर प्रॉन आपको पढ़ना भी है, प्रॉन पढ़ना है, तो प्रॉन की जब हम बात करते हैं तो प्रॉन की बॉडी के ऊपर भी एक कैरापेस पाया जाता है जो एक्सोस्केलेटन की तरह कार्य करता है। तो इसी प्रकार से मोलस्का की बॉडी में जो सेल पाया जाता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, कैल्केरियस बॉडी होती है। जो सेल होता है मोलस्कन सेल, मोलस्कन जो सेल होता है, मोलस्कन सेल की स्टडी को हम कहते हैं कांकोलॉजी। कांकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मोलस्कन सेल। एंड अब हम चूँकि मोलस्का को ही पढ़ाना है हमें, तो मोलस्का को ही कंसंट्रेट करते हैं। फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म मोलस्का वाज डिस्क्राइब्ड बाय अरिस्टोटल। सबसे पहले अरिस्टोटल, इनको अरस्तु कहा जाता है, अरिस्टोटल ने सबसे पहले इस टर्म को यूज़ किया था कैटल फिश के लिए। कैटल फिश के केस में सबसे पहले इसको यूज़ किया था, और लैमार्क ने सबसे पहले इस टर्म को क्वाइन किया था, क्वाइन द टर्म मोलस्का। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा ये फाइलम है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर की बात करते हैं। किसी भी फाइलम को पढ़ने के लिए, या मेनली बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एनिमल को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके हमको जनरल कैरेक्टर्स पता होनी चाहिए। जनरल कैरेक्टर्स के बेस पे ही उसको हम अलग अलग फाइलम में क्लासीफाई करते हैं। विदाउट
क्लासिफिकेशन हम किसी भी एनिमल की स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमको उसका बेसिक नहीं पता होगा वो कहाँ पाया जाता है, उसका नेचर कैसा है, उसकी फूड एंड फीडिंग हैबिट कैसी है, उसका रिप्रोडक्शन कैसा, उसका लोकोमोशन कैसा है, उसका एक्सक्रीशन कैसा है, एवरीथिंग, तब तक हम उस एनिमल के विषय में पढ़ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आता है उसके जनरल कैरेक्टर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर एक्वेटिक, these are aquatic and aquatic के अंदर these are some are fresh water, some are marine water and some are terrestrial। ये 3 जगह ये पाए जाते हैं। अब जब हम एक्वेटिक की बात करते हैं, दिस इज एक्वेटिक मीन्स वाटर, वाटर की बात करते हैं, तो चूँकि यहाँ BSc पार्ट 1 में आप लोग हैं तो वाटर की बात करते हैं। बेसिकली आप जानते हैं वाटर, बेसिकली आप 2 टाइप का वाटर पढ़ते हैं, दिस इज फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। जो फ्रेश वाटर होता है ये रिवर में पाया जाता है, रिवर है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स हैं, डीचेज हैं, छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उन जगहों में पाया जाता है, इसको हम मीठा जल कहते हैं। एंड द मैराइन वाटर इट इज़ फाउंड इन द सी, ये समुद्र में पाया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो वाटर क्वालिटी होती है वो हर जगह के वाटर की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसका अपना एक pH मीटर होता है, उसकी अपनी एक सैलिनिटी होती है, जिसके ऊपर कोई एनिमल एडाप्ट कर सकता है। जो एडाप्टेशन होता है, जो अनुकूलन होता है, जो नेचर ने हर एनिमल को एक स्पेशल टाइप का एडाप्टेशन का नेचर दिया हुआ है कि वो कैसे अपने आप को उस नेचर में सर्वाइव करेगा। जैसे सपोज करिए, जैसे बर्ड्स की बात करते हैं तो बर्ड्स को नेचर ने दिया हुआ है कि बर्ड्स के अंदर सिंगल ओरी पाई जाती है, वाटर का कम उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से वो उड़ सकते हैं। उनके जो फीट्स होते हैं, जो उनके पंजे होते हैं, उनकी जो उंगलियां होती हैं, जो उनके फैलेंजेस होते हैं, वो इस तरह से एडाप्टेड होते हैं कि वो अपने आप को किसी डाली टहनी के ऊपर पकड़ने के लिए, ग्रैप्स करने के लिए और उड़ने के लिए वो अपने आप को कैपेबल करते हैं। तो ये मोड ऑफ एडाप्टेशंस होते हैं। जैसे मोड ऑफ एडाप्टेशंस की अगर बात करते हैं, जैसे मान लिया सपोज कुछ एनिमल्स होते हैं, डिगिंग एनिमल्स होते हैं, जो ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के या बरो खोद के रहना पसंद करते हैं। तो उन एनिमल्स के अंदर क्या होता है कि उनका जो हुड का रीजन, जो उनके माउथ का आगे का रीजन होता है, हुड का रीजन होता है, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। इसके अलावा जो उनके नेल्स होते हैं वो भी काफ़ी पावरफुल नेल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनको डिगिंग करने में आसानी होती है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने आप को उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेयर के अंदर एडाप्ट करने के लिए उनके अंदर पर्टिकुलर टाइप का एडाप्टेशन पैटर्न पाया जाता है। तो वो एडाप्टेशन पैटर्न होते हैं। और ये जो किसी भी प्रकार का एनिमल है जो जिस एटमॉस्फेयर पे अपने आप को रहता है, उस रहने के लिए, उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए कुछ उसके इकोलॉजिकल बैलेंस होते हैं, जिसके अंदर वो उसकी अपनी एक इकोलॉजी होती है। जैसे सपोज करिए फ्रेश वाटर है, मैराइन वाटर है, इनकी अपनी एक पर्टिकुलर इकोलॉजी है, जिसकी वजह से वहाँ का उसका pH मीटर है, pH है उसका, उसकी सैलिनिटी है, उसकी वाटर क्वालिटी है, एवरीथिंग, जिसकी वजह से वो एनिमल उस पर्टिकुलर स्पेस पे रहता है। तो एक तीसरे प्रकार का एक वाटर और पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश वाटर, ये भी आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि BSc पार्ट 1 में आप लोग अभी आए हैं। तो ब्रैकिश वाटर होता है, ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है जो इन दोनों से मिलने के पश्चात बनता है। और एक चीज़ और है, जहाँ भी जो भी वाटर सिस्टम पाया जाता है, उस वाटर सिस्टम के अंतर्गत उसका अपना एक इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, इकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से कोई एनिमल उस पर्टिकुलर रीजन के ऊपर रहता है। मान लीजिए सपोज करिए कोई फ्रेश वाटर एनिमल है, उस फ्रेश वाटर एनिमल को आप इकट्ठे उठा के आप डाल दीजिए जाके मैराइन वाटर में, तो वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि उसकी वहाँ पर उसका जो वहाँ का इकोलॉजिकल कंडीशंस है वो मेंटेन नहीं है, वो उस पर्टिकुलर इकोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर अपने आप को वहाँ पर एडाप्ट नहीं कर पाएगा, और इसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। जैसा आप लोग ऑस्मोसिस में पढ़े हैं कि अगर हम किशमिश को पानी के घोल में डाल देते हैं तो वो स्वेल कर जाता है, लेकिन अगर उसी किशमिश को उठा करके हम उसी स्वेल किए हुए किशमिश को उठा करके हम अगर चीनी के घोल में डाल देते हैं तो वो पिचक जाता है। तो ड्यू टू ऑस्मोसिस वहाँ पे परासरण होता है, जिसकी वजह से वो जो उसके कंटेंट होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर जो उसके जो सेल शेप वगैरह होता है वो निकल के बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो हम बात कर रहे थे वाटर की। तो
बेसिकली वाटर में जो आपने फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर तो आप जानते हैं, हम ब्रैकिश वाटर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ये जरूर जानना जरूरी है। ब्रैकिश वाटर वो वाटर होता है, जैसे मान ले सपोज करिए दिस इज अ सी, ये एक नीचे एक समुद्र है और कोई रिवर ऊपर से आ रही है, और जब रिवर ऊपर से आती है जुड़ने के लिए, चूँकि आप जानते हैं कि सभी नदियाँ समुद्र के अंदर ही जाके मिलती हैं, तो जब जाके वहाँ मिलती हैं तो यहाँ पे ये चैनल्स बन जाते हैं। डायरेक्ट नदी समुद्र के अंदर नहीं कूदती है, नहीं गिरती है, नहीं मिलती है, तो यहाँ पर वो एक चैनल बन जाते हैं। और इन जगह पे यहाँ पे डेल्टा बन जाता है, जहाँ पर कुछ छोटे छोटे डिचेस या पॉन्ड्स वगैरह बन जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, जिनमें से जब टाइड्स आता है तो समुद्र का पानी यहाँ पे जाता है और यहाँ का पानी इस पे यहाँ पे आता है, समुद्र का पानी वापस चला जाता है, कुछ पानी फ्रेश वाटर यहाँ पे रह जाता है। इस पानी को हम ब्रैकिश वाटर कहते हैं और इस पूरे चैनल को हम स्टोरीज कहते हैं। ये स्टोरीज भी दो प्रकार की होती है, वो आपको आगे डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो हम इसकी बात कर रहे थे, हम जब जनरल कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे तो पहला जनरल कैरेक्टर इसका यही था कि ये एक्वेटिक होते हैं, सम आर टेरेस्ट्रियल, सम आर फ्रेश वाटर, सम आर मैराइन वाटर। दूसरी बात हम ये करते हैं कि जब हम मोलस्का की बात कर लेते हैं तो मोलस्का एक्वेटिक होते ही हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है। बॉडी इज सॉफ्ट बॉडी पाई जाती है और बॉडी इतनी सॉफ्ट होती है कि बहुत ही मुलायम बॉडी होती है और वो एक सेल के अंदर भरी होती है। एक सेल के अंदर भरी होती है, जो सेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्केरियस बॉडीज का सेल पाया जाता है और इनकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, किसी प्रकार का उसमें अनसेगमेंटेड बॉडी होती है। जैसा कि आप जानते हैं, जैसे एनलिडा की बॉडी हो गई, एनलिडा की बॉडी सेगमेंटेड होती है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। वो जब आपको सेकंड पेपर के फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट पढ़ाया जाएगा तो आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। इसकी बॉडी अनसेगमेंटेड होती, किसी प्रकार का कोई वहाँ पर सेगमेंट नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज द बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। इट मीन्स जब हम उनकी बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ काटते हैं तो दोनों पोर्शन में अलग अलग वो बट जाते हैं, बायोमेट्रिक सेगमेंटेड होते हैं। और इनकी बॉडी में इनकी बॉडी होती, पूरी बॉडी, उसमें 4 पोर्शंस के अंदर वो बॉडी डिवाइड होती है। दिस इज नोन एज हेड। पहला पोर्शन जो होता है हेड कहलाता है, दूसरा पोर्शन उसका फुट होता है, तीसरा होता है मेंटल, ORR पैलियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेंटल और पैलियम, एंड थर्ड लास्ट वन इज द विसरल मास। इन 4 पोर्शंस में इसकी बॉडी बटी होती है। अगर हम सपोज करिए, चूँकि आप लोग बेसिक पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं, इंटर में आपने प्रैक्टिकल किया कि नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आपको पूरे प्रैक्टिकल की पूरी सुविधाएं, मेरे कॉलेज में पूरे प्रैक्टिकल की पूरी सुविधाएं हैं। और यहाँ पर मान लीजिए सपोज करिए हम आपको एक मोलस्का दिखाते हैं। जैसे मोलस्का something like this, ये मोलस्का है समथिंग लाइक दिस। और ये इसका फुट का रीजन होता है। जो इसका फुट रीजन है, ये फुट जो होता है, ये दिस रीजन, दिस इज द, ये फुट का रीजन है। और इस फुट के, ये फुट जो एडाप्टेड होता है, ये फॉर लोकोमोशन, फुट इज एडाप्टेड फॉर लोकोमोशन के लिए अडॉप्टेड होता है। और जब हम इस एनिमल को, मान लीजिए सपोज करिए हमको पाइला मिल गया, एक फ्रेश पाइला मिल गया, और आजकल जैसे इस समय का जो सीजन चल रहा है, हर जगह आपको किसी भी तालाब में, नदी में, छोटे छोटे गड्ढों में आपको पाइला मिल जाएगा। और जब पाइला मिलता है, मान लीजिए सपोज करिए आपको एक पाइला मिल जाता है, तो पाइला को जब आप सपोज करिए ऐसे एक पाइला मिलेगा, पाइला को मिलने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उसको एक बोन कटर से, यहाँ से उसका जो सिट्यूर्स होते हैं, दीज आर सिट्यूर्स, और ये हेड बॉडी इसका होता है, इसको हम कट कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे तो इसका सबसे पहले जो थिंक आती है, दिस इज द मेंटल।
आर पैलियम। मेंटल आर पैलियम, जो पैलियम होता है एक प्रकार से स्किन का कवर होता है, एक स्किन कवर होता है जिसके ऊपर पूरी बॉडी इसकी ऐसे कवर्ड रहती है। जब आप इसको हटाएंगे तो हटाने के पश्चात जब आप इसको हटाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उभरा हुआ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। जब आप यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज द हेड रीजन, ये इसका हेड रीजन होता है और यहाँ पर छोटे छोटे से आपको टेंटिकल निकले हुए रहेंगे। वो जब आप इसको ब्रेक करके आप इस पोर्शन को हटाएंगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा। तो ये होता है। इसके अलावा इसकी जो बॉडी होती है दिस इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है। इट मीन्स इकाइनोडर्म, मेसोडर्म और इक्टोडर्म तीनों से मिलकर इसकी बॉडी बनी होती है। और जो बॉडी होती है वो जो इसकी बॉडी है पूरी बॉडी वो एक सेल के अंदर कवर्ड होती है। और जो इसका फुट होता है, जो इसका फुट होता है लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है, ये फुट मॉडिफाइड होता है फॉर क्रीपिंग, फॉर burrowing and for swimming। ये तीन प्रकार से इसके अंदर लोकोमोशन होता है। क्रीपिंग मीन्स होता है स्लो मूवमेंट, बहुत धीरे धीरे एनिमल चलता है और चलते समय वो किसी को पता नहीं चलता और धीरे धीरे चला जाता है। बरोइंग एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो किसी बरो के अंदर, कोई छोटी मोटी गुफा है उसके अंदर, कोई छोटी टनल है उसके अंदर चले जाते हैं और स्विमिंग करके तैरते हैं। जब आप किसी, जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए ज़्यादातर बच्चे गाँव से देहात से बिलोंग करते हैं, आप किसी तालाब के पास जाइए या किसी धान के खेत के पास जाइए, पैडी कल्चर जो होता है, आप धान के खेत के पास जाइए, वहाँ से पानी से निकल करके और कोई एनिमल जब पानी के बाहर जाता है मिट्टी में तो वहाँ पर एक लाइन बनती जाती है, इस तरह की एक लाइन बनती जाती है। इस लाइन से होता हुआ एनिमल जाता है और ये इसके ऊपर से जब जाता है तो जो इसका फुट रीजन होता है वहाँ पर एक म्यूकस ग्लैंड्स होती है जिसके म्यूकस का हल्का सा सिक्रीशन होता है जिसकी वजह से वो स्लाइमी होता है और वो मिट्टी को चिपकाते हुए वहाँ से चला जाता है। बरोइंग एनिमल जैसे एनिमल ऐसे होते हैं जो बरो के अंदर पाए जाते हैं और इन एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये एनिमल्स बरो के अंदर पाए जाते हैं और बरो में रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं और फिर अपना भोजन के लिए भोजन के लेने के लिए आते हैं। जो मोलस्कन्स होते हैं, मोलस्कन्स आर द हर्बीवोरस एंड सम आर कार्निवोरस। हर्बीवोरस मतलब वो शाकाहारी होते हैं और कुछ होते हैं मांसाहारी होते हैं। और अगर हम एक चीज़ और यहाँ पे आपको समझा देना चाहते हैं, फीडिंग हैबिट्स के बेस पे, अगर हम फीडिंग हैबिट्स के बेस पे एनिमल को डिवाइड करें तो ये तीन प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ऑमनीवोरस। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। लेकिन जो आपका पाइला है वो हर्बीवोरस और कार्निवोरस एनिमल होता है। इसके अलावा जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी दो प्रकार का होता है। इसका तो कंप्लीट होता है लेकिन कुछ का इनकम्प्लीट होता है। कंप्लीट मीन्स ये माउथ टू एनस बिल्कुल कंप्लीट होता है। और इसमें भी दो प्रकार के जो इसका इंटेस्टाइन होता है, कुछ में स्ट्रेट इंटेस्टाइन होती है, कुछ में क्वाइल्ड इंटेस्टाइन पाई जाती है। और इसके अंदर, इसके एनिमल के अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड के रूप में डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है, जिसको हम हिपैटोपैंक्रियाज भी कहते हैं। लीवर और हिपैटोपैंक्रियाज कहते हैं। जो इसका फेरिंग्स होता है, जो इसका माउथ का रीजन है, जो इसका फेरिंग्स होता है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पाया जाता है जिसको हम रेडुला कहते हैं। रेडुला, दीज आर द रेस्पिंग ऑर्गन। रेडुला होता है। दीज आर द टीथ।
ये इसके टीथ होते हैं, और इसके रेडुला इसके टीथ के बेस पे इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो कई एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें इसमें 7 से लेकर के 17 तक टीथ इसके अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जाते हैं, जिनको हम रेडुला कहते हैं। दिए जाता है रेस्पिंग ऑर्गन, वो उसके चबाने का काम करते हैं। जो रेडुला होते हैं, रेडुला की अगर हम बात करते हैं तो रेडुला के अंतर्गत जो रेडुला का जो अगर हम पाइला की बात करें तो पाइला का जो रेडुला जो टीथ होता है, टूथ का जो फार्मूला होता है 2 1 1 2, मतलब दिस इज 7। ये 7 टीथ इसके अंदर पाए जाते हैं, 7 टीथ इसके अंदर पाए जाते हैं। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है, अगर हम अभी हम डिटेल जब आपको पाइला पढ़ाएंगे तब तो आपको पढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि क्लासिफिकेशन में आपको थोड़ा सा इसका जनरल डिस्क्रिप्शन आपको जानना जरूरी है। वो समथिंग लाइक दिस ऐसे होते हैं, और यहाँ पर ये टीथ का स्ट्रक्चर ऐसे पाया जाता है, ये, और इस प्रकार से टीथ अरेंज होते हैं। अगर इन रेडुला को, अगर इन टीथ को हम और थोड़ा सा मॉडिफाई, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके हम इसको अगर हम उसके स्लाइड के अंदर देखते हैं तो वो टीथ हमें इस तरह से दिखाई देते हैं। इस तरह से टीथ इस तरह से दिखाई देते हैं, और इस तरह से आपको टीथ दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये इसका जो नंबर होता है, जिसका टीथ फार्मूला होता है 2 1 1 1 एंड 2, दिस इज द नंबर 7। और इस प्रकार से हम इसके रेडुला को देख सकते हैं। रेडुला के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर ये इसके रेडुला जो इसके टीथ होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद हम इसके दूसरे नेक्स्ट सिस्टम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट जो इसका कैरेक्टर है, दिस इज द जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो इसका है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं, इसमें मोस्टली क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, क्लोज टाइप का पाया जाता है। ये भी हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक होता है क्लोज टाइप का, दूसरा होता है ओपन टाइप का। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के एनिमल हैं उनमें ज़्यादातर, उनमें सभी में ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। मतलब ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वेंस पाई जाती हैं, आर्टरीज पाई जाती हैं, वेंस पाए जाते हैं, हार्ट्स पाए जाते हैं, और इन सब के अंदर से ब्लड बहता है जब, तो उसको हम क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहते हैं। और इसके अंदर क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जो इसका हार्ट होता है, जो इसका हृदय होता है, हार्ट होता है, उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं, 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल। 1 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। और इसके अंदर जो आर्टरीज एंड वेंस पाई जाती हैं, यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर पाया जाता है। इसके अंदर साइनस एंड लेकुनी, साइनस एंड लेकुनी वो स्पेस होते हैं, वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं लेकुनी के द्वारा ब्लड बहता है, और बहती यहाँ पर इसकी किसी प्रकार की कोई दीवार नहीं होती, कोई वॉल्स नहीं होती है। और कई लेकुनी मिलने के पश्चात जब ब्लड बहता हुआ आता है तो साइनस के पास आता है। और साइनस में क्या होता है कि ब्लड जब साइनस के पास आता है तो वहाँ पर आने के पश्चात में साइनस के पास वो ब्लड चारों तरफ से स्टोर हो जाता है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वॉल या दीवार नहीं पाई जाती है। इसका जो ब्लड होता है, ये सर, अच्छा, हाँ, तो हम इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की ही बात कर रहे हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इसका देखिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर पाया जाता है कि इसका जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो एक पिगमेंट होता है, इसको हम हीमोसाइनिन कहते हैं। हीमोसाइनिन की वजह से इसका ब्लड ब्लूइश होता है। और एक चीज़ और यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि
जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बेस पे ब्लड के कलर, अलग अलग ब्लड के कलर होते हैं। जैसे ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है दिस इज द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में जो हीम होता है, जो आयरन होता है, उसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर रेड होता है। इसी प्रकार से जो इसके अंदर पाया जाता है वो हीमोसाइनिन होता है, जिसमें कॉपर होता है और इस कॉपर की वजह से इसका ब्लड ब्लू होता है। तो इसके अंदर और दूसरी चीज़ इसका जो ब्लड होता है, ब्लड के अंदर एमीबॉयड पिगमेंट्स पाए जाते हैं, एमीबॉयड सेल्स पाई जाती हैं। जैसे एमीबॉयड सेल्स का मतलब ये होता है कि उनका शेप एंड साइज हमेशा बदलता रहता है। दूसरा हम एक कैरेक्टर की और बात कर लेते हैं, रेस्पिरेशन। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसके अंदर पाया जाता है रेस्पायरेशन। इसके अंदर जो चूँकि एनिमल एम्फीबियस नेचर का एनिमल है, एम्फीबियस नेचर का एनिमल है। इसके एम्फीबियस का मतलब होता है कि ये दोनों जगह पाए, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों में पाया जाता है। इसलिए इसके अंदर जो मोड ऑफ रेस्पायरेशन है वो दो प्रकार का रेस्पिरेशन पाया जाता है। जब ये एक्वेटिक में रहता है तो गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है, और जब ये टेरेस्ट्रियल में रहता है तो लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करता है। जो इसके गिल होते हैं उनको टीनिडियम कहा जाता है, टीनिडियम। और जो इनके लंग्स होते हैं उनको हम पल्मोनरी सैक कहते हैं, पल्मोनरी सैक कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर और हम आपको डिस्कस कर देना चाहते हैं, जो इसका टीनिडियम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन दिस फाइलम, टीनिडियम। एंड टीनिडियम दीज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, टीनिडियम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो टीनिडियम होता है ये लीफ दो प्रकार का होता है, एक मोनोपेक्टिनेट और दूसरा बाइपेक्टिनेट। जो मोनोपेक्टिनेट होता है उसमें लीफ वन साइडेड होती है, और जो बाइपेक्टिनेट होता है उसमें लीफ दोनों साइडेड होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, और दूसरा इसके अंदर जो होता है वो पल्मोनरी सैक या लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है। तो टेरेस्ट्रियल रीजन में जब एनिमल पाया जाएगा तो वो लंग्स के द्वारा रेस्पायर करेगा, और जब वो वाटर में पाया जाएगा, एक्वेटिक रीजन में पाया जाएगा, तब वो टीनिडियम के द्वारा रेस्पिरेशन करेगा। इस प्रकार से हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट कैरेक्टर इज द स्क्रीटरी फंक्शन। जो इसका स्क्रीटरी नेचर होता है, वो स्क्रीशन जो इसके अंदर होता है वो मेटानेफ्रीडिया के द्वारा स्क्रीशन होता है, जिसको हम किडनी भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज द किडनी, ORR, ऑर्गन ऑफ बोजनस। और एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि जो स्क्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट है वो तीन प्रकार के स्क्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। इसके बेस पे भी एनिमल को हम तीन प्रकार से क्लासिफाइड कर सकते हैं। जो एनिमल अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, अमोनिया का सिक्रीशन करते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। जो यूरिया का करते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और जो यूरिक एसिड का करते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल कहलाते हैं। तो इस प्रकार से हम एनिमल को अलग अलग मतलब स्क्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर भी एनिमल को अलग अलग तरीके से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो आज हमने ये देखा कि हमने कुछ आपको जनरल कैरेक्टर्स बताए। अभी जनरल कैरेक्टर्स और आगे नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके फर्दर इसके आगे के जनरल कैरेक्टर्स आपको बताएंगे। क्योंकि आप लोग BSc पार्ट 1 में आए हैं, अभी आपको कई चीज़ें जो चीज़ें नहीं पता हैं या कुछ लोगों को नहीं पता है, कुछ को पता है, उनके विषय में मुझे बताना भी ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको कुछ जनरल कैरेक्टर्स बताए, उनके डिटेल बताए, उनके पीछे की बैक हिस्ट्री भी बताई है। इस प्रकार से मैंने आपको ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में बताया है, आज के इस वीडियो में बताया है। इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आगे के जो भी जनरल कैरेक्टर्स होंगे उनके विषय में हम जनरल बात करेंगे, और इसके अलावा उसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो टुडे मैं अब इसको कंक्लूड करता हूं, और कंक्लूड करने के पश्चात जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको फर्दर आपको इसके आगे बताया जाएगा। तो प्लीज़ वॉच केयरफुली एंड मेंटेन योर नोट्स। एक चीज़ और आपको बता दें कि इसके लिए जो आपको बुक्स रेफ़र करनी चाहिए वो RL कोटपाल की बुक है, इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी की बुक आती है RL कोटपाल की, उस बुक को आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा जो नोट्स में आपको बताया जा रहा है उसको आप थारोली ध्यान से देखिए और उसके ऊपर नोट्स बनाइए। बाकी नोट्स आपको जैसे ही फेवरेबल टाइम होगा नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। दैट्स ऑल।